तो पिछले क्लास में हम लोग रोटेशनल मोशन का 10 ऑब्जेक्टिव देख चुके थे और आज हम लोग 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को कौन अफेक्ट करता है। पहले ये समझिए सेंटर ऑफ मास होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, तो इस रॉड में एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट लीजिए, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट लीजिए कि उस पॉइंट पे इस रॉड का सारा मास जमा है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और अगर उस पॉइंट पे आप फोर्स लगाएंगे इसको ऊपर उठाने के लिए, तो पूरा का पूरा सिस्टम एक जैसा, बस जस्ट इसी तरीके से ऐसे ही सीधा रहते हुए ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो वो जो इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे हमने फोर्स लगाया और पूरा सिस्टम एक फिक्स स्पीड से या फिर एक जैसा मोशन करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो समझिए कि आपने जो फोर्स लगाया है वो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस में लगाया है। समझ पा रहे हैं। यानी अगर हम इस ऑब्जेक्ट के इस पोजीशन पे फोर्स लगाएंगे तो क्या ये पूरा सिस्टम ऐसे एक जैसा सीधा ऊपर जाएगा? नहीं। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे रख करके ऐसे यहां से ऊपर उठाएंगे तो जैसे ऊपर उठाएंगे ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसका एकदम बिल्कुल सेंटर ऑफ मास जहां पे है उस लोकेशन पे जा करके अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये एक फिक्स स्पीड से ऊपर नीचे होगा, हर पार्टिकल एक स्पीड से ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, और उस जगह पे फोर्स लगाने से तो उस सिस्टम का हर पार्टिकल इक्वल वेलोसिटी से मूव कर सकता है। कुछ समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मान लो कोई सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, तो सर्कल को अगर यहां पकड़ करके फोर्स लगाइएगा, उठाइएगा, क्या ये एग्जैक्टली इसी तरीके से ऊपर उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। लेकिन उसके सेंटर पे मान लो इसमें रस्सी बांध दो दो ऐसा, और इसके सेंटर पे पकड़ करके इसको ऊपर उठाओ, तो ये एग्जैक्टली जैसा शेप में अभी है वैसा ही ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फोर्स लगाया है वो किस जगह पे लगाया है? सेंटर ऑफ मास पे लगाया है, या उसके एक्सिस में लगाया, उसी के लाइन में लगाया, इसलिए वो एग्जैक्टली वैसा मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिन करना पड़ेगा। अब मानना पड़ेगा कि पूरा मास उस जगह पे प्रेजेंट है, और जब हम वहां पे फोर्स लगाएंगे तो वो वैसे ही मूव करेगा, वो वैसे ही मूव करेगा जैसे हर पार्ट मूव कर रहा है उस सिस्टम का। समझ पा रहे हैं। और उसमें कोई वेरिएशन, स्पीड में कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। तो सेंटर ऑफ मास, जैसे रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है, तो रॉड का जो एक्सिस होता है उसके मिड पॉइंट पे होता है। कोई सर्कल है तो उसका सेंटर ऑफ मास सर्कल के सेंटर पे होता है। कोई डिस्क है तो डिस्क के सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। समझ पा रहे हैं। ये कंफ्यूजन हो रहा है। अगर कोई ट्राइंगल है तो कोई ट्राइंगल का जो है मीडियन को आपस में मिलाओ, मीडियन जब एक दूसरे को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा। अगर कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का डायगोनल जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास को इमेजिन करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को। मान लीजिए कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास अभी इस जगह पे है, तो वो क्या चीज है जो इसके सेंटर ऑफ मास को चेंज कर सकता है? सेंटर ऑफ मास को चेंज कर सकता है। अगर आप इस रॉड को कट कर दें, इस रॉड को क्या करें, कट कर दीजिएगा, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा? क्या यहां पकड़ के उठाने से सीधा उठेगा? नहीं उठेगा। अगर हम इतना मास को कट करके अगर हटा देंगे तो ये पोर्शन का सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका मिड पॉइंट ये नहीं रह जा रहा है। समझ पा रहे हैं यहां तक। तो जनरली शेप एंड साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट का डिसाइड करता है कि कहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे सर्कल होगा तो उसका कहां पे होगा? सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास।
अगर ट्रायंगल होगा तो जहां पे मीडियन एक दूसरे को कट करेगा वहां पे होगा। अगर मान लो कि कोई यू शेप का ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा। समझ पा रहे हैं? तो किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा वो ये डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कि ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज कैसा है। शेप एंड साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज ये डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ना कि टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी डिसाइड नहीं करेगा कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ना कि कलर डिसाइड करेगा, ना ही साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो 11 का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉगी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। पहले ये बताइए कि दो तरह का मोशन होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल और दूसरा होता है रोटेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल में जो इनर्शिया है वो मास है। यानी कोई ऑब्जेक्ट को अगर तुम सीधा पाथ पे मूव कराना चाह रहे हो, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो इसके लिए इसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये फोर्स डिसाइड करेगा इसके मास पे। और जिस पे ये डिसाइड होगा, जो मतलब जितना इसमें इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ये उसका अपोज करेगा। और अपोज कितना करेगा? जितना इसका मास होगा। जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा अपोज करेगा, जिसका मास कम होगा वो कम अपोज करेगा। अब एक ट्रक और एक कार, दोनों का मास अलग अलग है, तो दोनों को अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो ज्यादा फोर्स किस पे अप्लाई करना पड़ेगा? ट्रक पे, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। उसी को हम बोलेंगे कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। यानी जो ट्रांसलेशनल मोशन है, उस ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया जो है वो किसके बराबर होता है? मास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, रेडियस r है और उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाना चाहते हैं, तो इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मास और ये रेडियस का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर डिसाइड करेगा कि इसको घुमाने में कितना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा या फिर इसका इनर्शिया कितना होगा। तो इसको जनरली हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग जनरली इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन में, वो ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया के बराबर है, और जो इनर्शिया मास के बराबर है। यानी रोटेशनल मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ट्रांसलेशनल मोशन में मास के एनालॉगस है, मतलब उसी के इक्विवेलेंट है। समझ पा रहे हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे अब, तो 13 में लिखता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, कि जो सेंटर होगा किसी बॉडी का, जो सेंटर ऑफ मास होगा, लाई ऑलवेज एट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर, lie always inside the body, lies always outside the body, may lie within or outside the body। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि क्या कोई ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, कोई ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। यानी जैसे सर्कल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। सेंटर ऑफ सर्कल जो है ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी जगह पे लाई करता है। तो क्या हर ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा? ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या उसमें हमेशा इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा? जैसे मान लो कि कोई रॉड है जिसको हम ऐसे यू के जैसे शेप में मोड़ दिए, इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं पे होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे तो जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी से बाहर हो गया, आउटसाइड हो गया।
समझ पा रहे हैं? अगर कोई रॉड है तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रॉड के एक्सिस के में लाई करेगा, जो इसके अंदर से पास होगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो गया। तो कि ये हम ये लिखें कि ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, कि हमेशा बॉडी के अंदर रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इनसाइड है लेकिन यहाँ पे आउटसाइड है। समझ पा रहे हैं? तो ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा हर ऑब्जेक्ट के बाहर में, बॉडी के बाहर ही सेंटर ऑफ मास होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। समझ पा रहे हैं यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड। जस्ट अभी बता रहे थे इसी के बारे में कि अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है, अच्छा पता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मीनिंग क्या है? अगर कोई रॉड का जो मोटाई है वो एकदम एक जैसा है और हर जगह इक्वल मास है, मतलब इसको छोटा छोटा टुकड़ा में 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट में डिवाइड करो तो हर पार्ट का मास अगर सेम आता है तो वो यूनिफॉर्म रॉड है। और अगर कोई रॉड मान लो इस तरीके से है, कहीं पे इसका मास ज्यादा है कहीं पे मास कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो यूनिफॉर्म रॉड है उसके बीच से जो एक्सिस पास होगा और उस एक्सिस का जो मिड पॉइंट होगा, यहां पे इसमें सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रॉड में इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में मिडल में होगा या नहीं होगा, आगे होगा पीछे होगा, ये नहीं कहा जा सकता। वो कैलकुलेट करने का अलग अलग सबका तरीका है। समझ पा रहे हैं? हम लोगों को अभी यूनिफॉर्म रॉड के लिए पूछा गया, तो यूनिफॉर्म रॉड के लिए क्या होगा? जो सेंटर ऑफ मास होगा एट वन एंड ऑफ द रॉड, क्या रॉड के किसी एक किनारे पे, यहां पे या यहां पे होगा? नहीं। समझ पा रहे हैं? एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, कहां पे होगा? मिड पॉइंट, रॉड के मिड पॉइंट में लाई करेगा। एट द टॉप ऑफ द रॉड, कि रॉड के ऊपर साइड में। एट द बॉटम ऑफ द रॉड, अगर मान लो रॉड ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, तो क्या इसका सबसे टॉप पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा? क्या इसका बॉटम में सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा। समझ पा रहे हैं? कहां पे होगा? मिड पॉइंट पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट हैव इट्स सेंटर ऑफ मास एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, इसमें से कौन सा फिगर है जिसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है? समझ पा रहे हैं? तो जब सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं। पहला नंबर में क्या दिया है? सर्कल। तो देखिए सर्कल का जो सेंटर होता है उसी सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास भी होता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पोजीशन पे। ठीक है, दूसरा ले रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल लें जिसका तीनों साइड बराबर होता है और इसके मीडियन को अगर मिलाओगे तो जहां पे ये एक दूसरे को कट करेगा, यही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है और यही इसका सेंटर ऑफ मास भी है। दोनों सेम है, एक ही जगह पे है। अगर आप रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड का लेंथ बराबर होता है और इसका डायगोनल जहां एक दूसरे को कट करता है, यही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है और यही इसका सेंटर ऑफ मास भी। तो दोनों एक जगह पे लाई कर रहा है। अब आता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये हम एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें 6 साइड है और हर साइड का लेंथ मान लो बराबर है। हर साइड का लेंथ क्या है? तब हम इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? और इसका जहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। लेकिन अगर इर्रेगुलर पॉलीगॉन ले लें, क्या ले लें? इर्रेगुलर पॉलीगॉन, जहां पे किसी का लेंथ कम है किसी का लेंथ ज्यादा है, तो इसका जो होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर अलग जगह पे हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास अलग जगह पर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी।
इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अगर इर्रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर अलग अलग जगह पे होगा, दोनों एक जगह पे लाए नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखिए 16 है, इन अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वेयर इज द सेंटर ऑफ मास यूजुअली लोकेटेड। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बोलते किसको है। ठीक है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिस ऑब्जेक्ट को कम से कम एक प्लेन के थ्रू उसको डिवाइड करें और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। और अगर एक से ज्यादा अगर प्लेन है तो और अच्छा। मान लो कि ये सर्कल इधर से कट करो तो भी दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर से भी कट करो तो भी दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर से भी कट करो तो भी दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग बायोलॉजी में सिमेट्री के हिसाब से इसको देखें तो ये रेडियल सिमेट्री है कि रेडियस के तरफ से इसको डिवाइड करो कि इधर से भी दो पार्ट में बट जाएगा। लेकिन ह्यूमन की बात करो, अगर कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो बॉडी है तो इसको सिर्फ एक प्लेन है, सिर्फ ये प्लेन है जिससे कट करो तो दोनों इक्वल हाफ्स में बट जाएगा, दोनों साइड। समझ पा रहे हैं? बाकी बात तुम किधर से भी अगर इधर से कट करो तो दो इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, ऐसे कट करो तब भी दो इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा। ठीक है ना? तो ये भी सिमेट्री है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से कट करने से, और प्लेन से नहीं। और ये मल्टीपल प्लेन है। तो जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास यूजुअली लोकेटेड एट द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या किनारे, ऑब्जेक्ट का जो किनारे पे ले जाओगे वहां सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं। एट द रैंडम पोजीशन, कहीं पे भी सेलेक्ट कर लो पोजीशन, अब बोलो कि यहां सेंटर ऑफ मास है तो ये भी नहीं होगा। एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, जहां पे इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, जहां पे जिसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एट द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट पे भी इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? तो सबसे पहले वही बात कि ट्रांसलेशनल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रांसलेशनल में हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ते हैं? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू एम वी, इक्वल टू एम वी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका अगर यूनिट लिखोगे तो मास का हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर यही रोटेशनल मोशन की बात करें, रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो उसको दिखाते हैं हम लोग एल से। किससे दिखाते हैं? एल से। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला है वो सब क्या है? मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और v वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, कितना स्पीड से घूम रहा है? v स्पीड से। और कोई ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m है। तो एंगुलर मोमेंटम का सबसे पहले डायरेक्शन एक्सियल होगा, इस एक्सिस में लाई करेगा। तो L का डायरेक्शन एक्सिस में होगा, ओमेगा का भी डायरेक्शन इसी में होगा, अल्फा का भी डायरेक्शन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन एक्सिस में मिलेगा। ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और L का जो यहाँ पे इस कंडीशन में L का जो फॉर्मूला होगा उसको आप mvr से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? mvr से, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अगर इनर्सिया के हिसाब से देखोगे तो L का जो फॉर्मूला होगा वो L इक्वल टू हो जाएगा इनर्सिया इंटू ओमेगा, इसके जैसा। क्योंकि लीनियर मोमेंटम में, ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्सिया कौन है? मास के बराबर होता है। लेकिन जो एंगुलर मोशन है, जो रोटेशनल मोशन है, उसमें इनर्सिया को आई से दिखाते हैं, जो m इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है या फिर और अलग अलग
हो सकता है। और इसका लीनियर वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं। तो आप ये दो फार्मूला याद रख सकते हैं। हमको इसका यूनिट पूछा है, तो बताइए L इक्वल टू क्या है, mvr। तो इसका यूनिट मास का क्या होगा, किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और रेडियस का मीटर। तो क्या मिल जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं? तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कौन सा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो मैग्नीट्यूड, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है, डायरेक्शन को नहीं, मैग्नीट्यूड को। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, फोर्स अप्लाइड एंड लीवर आर्म लेंथ, मास एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि लीवर आर्म क्या होता है। ठीक है ना, लीवर आर्म क्या होता है, मान लो कि ये कोई फलक्रम है और इसमें कोई रॉड ऐसे अटैच है, और ये रॉड जो है ना यहाँ पे पाइवोटेड है, मतलब जिसके थ्रू ये घूम सकता है। इधर आप मान लो कोई लोड जो है इस रॉड में ऐसे लटका दिए है, ठीक है, ठीक है यहाँ तक, और आप इस रॉड पे फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और जब इस रॉड को दबाइएगा तो ये इस लोड को उठाएगा ना, ऊपर की तरफ उठाएगा। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे ये जो रॉड है वो रोटेट करेगा, क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये रोटेशन के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। और यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क वो किसके बराबर होगा, F। और मान लो इसका अगर लेंथ a है तो F इंटू ए के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो इसके बीच 90 डिग्री है, तो साइन 90 लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा वो फोर्स और a जो है लेंथ उसके बराबर होगा। तो टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे। और ये जो लेंथ है इसको लीवर आर्म बोलेंगे, इसके लेंथ को लीवर आर्म बोलेंगे, उस पे डिपेंड करेगा। लेंथ जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। अगर आप फोर्स को यहाँ लगाइएगा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, अगर आप फोर्स को यहाँ लगाइएगा तो थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, और यहाँ लगाइएगा तो और ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लीवर आर्म बढ़ते जाएगा फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, फोर्स और लीवर आर्म पे, लेंथ ऑफ लीवर आर्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 18 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब 19 देखते हैं। 19 देखते हैं। तो अगर 19 की बात करें तो 19 में क्या है पहले समझिए। बोलता है पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट इज इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम निकालना है एक ऑब्जेक्ट का। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्स एक्सिस है, और इसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव करके जा रहा है v स्पीड से। ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है वो समझिए। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, जिसका मास m है, और r डिस्टेंस पे वो मान लो परपेंडिकुलरली, मान लो कि ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जा रहा है, मान लो ये एक्सिस है और इसके चारों ओर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा और ये जो r का डायरेक्शन होगा और ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री होगा। क्या होगा, क्योंकि ये एक्सिस है, डिस्टेंस इधर है और ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस इधर है और ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी v है और मास m है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो p इक्वल टू होता है mb। मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, लीनियर मोमेंटम mb होगा। इसका अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालें L इक्वल टू, तो वेक्टर के फॉर्म में निकालने का जो तरीका है वो है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। मान लो r का डायरेक्शन इधर है इस डायरेक्शन में, p का डायरेक्शन इधर है, मतलब मोमेंटम इधर है
और r का डायरेक्शन इधर है। जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो r के तरफ उंगली रखेंगे और p के तरफ मोड़ेंगे, तो थंब किधर बताएगा, अपवर्ड। और जो l का डायरेक्शन होगा वो एक्सिस में एक्सियल होगा और एक्सिस के तरफ होगा, l के तरफ, मतलब एक्सिस के तरफ, जिस एक्सिस में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो L इक्वल टू आर क्रॉस पी होगा। अब पता है वेक्टर A क्रॉस B अगर होता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो आर पी साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। और आर और पी क्या है, मोमेंटम एम भी के बराबर होता है। तो आर एम भी या एल इक्वल टू एम भी आर। तो उसी से निकल करके ये फॉर्मूला आता है एल इक्वल टू एम भी आर। समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस के तरफ मूव कर रहा है। अगर इसका डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, आर का भी डायरेक्शन यही है और भी का भी डायरेक्शन यही है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0। तो जो हम लोग एल निकालेंगे वो आर पी साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगर डिस्टेंस के ही डायरेक्शन में, आर के ही डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। समझ पाए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हेन इज टॉर्क कंसीडर्ड पॉजिटिव इन अ रोटेशनल सिस्टम। जैसे मान लो कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हैं तो जनरली ये एक्स एक्सिस, जैसे हम लोग इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगता है जनरली तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगेगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई, मान लो कि कोई रॉड है, कोई रॉड है और ये यहाँ पे पाइवोटेड है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। मान लो कि एक कंडीशन तो ये है कि इस पे फोर्स अगर नीचे के तरफ लगाएं, इधर फोर्स लगाएं, तब तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। टॉर्क जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसके लिए हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन रेफरेंस लेते हैं। कि अगर जो है रॉड या कोई भी चीज अगर घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब घड़ी जो है, जो घड़ी जो होता है उसमें जो उसका हैंड होता है वो इसी डायरेक्शन में ना घूमता है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर कोई रोटेशन हो रहा है तो हम लोग उसको नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, नेगेटिव समझते हैं। क्या समझते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन रेफरेंस में लेते हैं। अब कोई अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ घड़ी रखेंगे उसका हैंड इधर घूमेगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो इधर घूम रहा है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं रोटेशनल मोशन में। समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कि टॉर्क को कब हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वहां पे जो टॉर्क लग रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। समझ पा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है क्या, पहले ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज। ठीक है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि कोई रॉड है, कोई रॉड है 21 में, 21 जो क्वेश्चन नंबर है वो ये कह रहा है कि कोई रॉड है जिसका लेंथ एल है, मास एम है और एक एक्सिस जो है इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। ठीक है। अब सबसे पहले यह समझना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है।
जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझे रेडियस ऑफ गायरेशन को, फिर से अच्छे से समझ लीजिए। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या, पहले ये समझिए। मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिससे कोई ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो r1 डिस्टेंस पे मान लो मास m1 रोटेट कर रहा है या प्रेजेंट है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो r2 डिस्टेंस पे जो मास m2 है वो प्रेजेंट है, और r3 डिस्टेंस पे एक मास m3 प्रेजेंट है। ठीक है यहां तक? तो इसका इनर्सिया निकालते हैं। तो अगर इसका इनर्सिया निकालेंगे इस पूरे सिस्टम का इनर्सिया अगर निकालेंगे तो m1 के कारण क्या होगा, इनर्सिया m1 इंटू r1 स्क्वायर, क्योंकि इनर्सिया निकालने के लिए मास इंटू रेडियस जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उस रेडियस का स्क्वायर करते हैं, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा m2 इंटू r2 स्क्वायर, और तीसरा ऑब्जेक्ट का हो जाएगा m3 इंटू r3 स्क्वायर। सपोज करो अब कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसको r डिस्टेंस पे हम तीनों मास को रख दिए, m1 को भी रख दिए, m2 को भी रख दिए, m3 को भी रख दिए। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, अगर तीनों मास यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और जो इसका इनर्सिया होगा वो हो जाएगा I इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और अगर इस कंडीशन में जो इनर्सिया आया और ये तीनों मास को एक जगह रखने से भी अगर इनर्सिया बराबर आ गया, तो ये जो रेडियस निकला आर, वो इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कि अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग मास को रख करके जो इसमें इनर्सिया सॉरी तो अलग अलग मास को अलग अलग डिस्टेंस पे रखने से जितना इसमें इनर्सिया डेवलप हुआ, अगर उतना ही इनर्सिया तीनों मास को कुछ डिस्टेंस पे रखने से यानी r डिस्टेंस पे रखने से उतना ही इनर्सिया अगर मिलता है, तो ये जो रेडियस है वो इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का तरीका क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए किसी का भी जो इनर्सिया दिया हुआ है उससे मास को हटाओ, जो मास है उसको हटाओ, और बाकी जो बच रहा है, क्या बच रहा है, आर स्क्वायर बच रहा है, उसको रूट में ले जाओ। किस में ले जाओ, तो क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो यही आर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का बस एक कॉन्सेप्ट है कि जो उसका इनर्सिया है, उस ऑब्जेक्ट का जो इनर्सिया है उससे मास को हटा दो, समझ पा रहे हैं, और जो पार्ट बच रहा है उसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लो, वो रेडियस ऑफ गायरेशन बता देगा। अब सबसे पहले आपको अगर इस रॉड का, तो कुछ शेप का आपको इनर्सिया जानना पड़ेगा। इस रॉड का, एक रॉड जिसका लेंथ L है, जिसका मास M है, और अगर इसके सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रहा है तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इसका इनर्सिया होता है वो होता है ml स्क्वायर बाय 12। ये याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बना करके दिखाया है, और इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग को डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जितना, हम लोगों का जो सिलेबस है और जिस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए हम लोगों को डेरिवेशन का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका सेंटर, जो इसका इनर्सिया होगा वो क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 12। इसका चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए इस रॉड के मास को हटाओ, m को हटाओ, क्या बच रहा है, l स्क्वायर बाय 12, और इसमें रूट लगा दो। अब l स्क्वायर है, रूट भी है, तो l तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा 12। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा वो हो जाएगा l बाय अंडर रूट 12, और इसका आंसर जो होगा वो D करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन आया L बाय अंडर रूट 12, इसका मीनिंग क्या है ये समझिए, कि ये जो रॉड है जिसका मास m है, ये जो रॉड है जिसका मास m है और लेंथ L है, लेंथ क्या है, L है, मास m है, और इस एक्सिस पे अगर इसको रोटेट कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो इनर्सिया लगेगा और उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन आया है वो rg क्या आया है, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन L बाय अंडर रूट 12 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस से L बाय
अंडर रूट 12 डिस्टेंस पे कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लो जिसका मास ये रॉड के मास के अगर बराबर है, तो इस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जितना टॉर्क का जरूरत पड़ेगा उतना ही टॉर्क इस रॉड को भी घुमाने के लिए जरूरत पड़ने वाला है। समझ पा रहे हैं? इसका मीनिंग ये निकल करके आएगा, इस रॉड को घुमाने के लिए जो टॉर्क लगेगा, इस रॉड के बराबर एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, छोटा सा बॉल, मान लो कोई मेटल का जो बहुत हेवी है, उसका मास, उसका वजन इस रॉड के वजन के बराबर है, और वो एक्सिस से कितना दूरी पे रखे हैं, L बाय अंडर रूट 12 डिस्टेंस पे, और इसको घुमाने में जो टॉर्क लगेगा उतने ही टॉर्क से ये रॉड भी घूमेगा, इस रॉड को घुमाने में भी उतना ही टॉर्क लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज बताता है रेडियस ऑफ गायरेशन, कि जैसे यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट M1, M2, M3 अलग अलग डिस्टेंस पे है, इसको घुमाने के लिए जो टॉर्क लगेगा, ये तीनों ऑब्जेक्ट को एक फिक्स डिस्टेंस r पे कहीं पे रखो, और इसको घुमाने में भी अगर उतना ही टॉर्क लग रहा है, जितना इसका इनर्शिया है उतना ही इसका भी इनर्शिया है, तो ये जो डिस्टेंस आया ना r, वो इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा, इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है, या कौन सा फॉर्मूला होगा। ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है, L इक्वल टू एम बी। तो देखिए अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। अगर इसी को सॉल्व करें तो L इक्वल टू एम बी आर आता है, और L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा भी होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और अगर आई इनर्शिया है, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है, जस्ट ये रिलेट करता है P इक्वल टू एम बी से, जो लीनियर मोशन में जहां पे मास इनर्शिया है और ये भी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उसी तरीके से आई इनर्शिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर मोमेंटम बताएगा, तो ये एंगुलर मोमेंटम बताएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, L इक्वल टू आई ओमेगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया गायरेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 23, what is the radius of gyration of a spherical cell of mass capital M and radius capital R about its diameter। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 23 कि एक स्फेरिकल सेल क्या होता है और एक सॉलिड स्फीयर क्या होता है। सबसे पहले ये दोनों में डिफरेंस समझिए। स्फेरिकल सेल किसको बोलते हैं, अगर लिखा रहेगा स्फेरिकल सेल या फिर हॉलो स्फीयर, तो इसका मतलब यह हुआ कि अंदर में जो है खाली जगह है और बाहर भी एयर है, ये जस्ट एक लेयर से बना हुआ है, मतलब जैसा फुटबॉल, मतलब पूरा अंदर फिलअप नहीं है, अंदर खाली है और उसके बाद एक लेयर है स्फीयर टाइप का, फिर बाहर में एयर है। समझ पा रहे हैं? तो इसका जो इनर्शिया निकालने का तरीका है, इसका जो फॉर्मूला है वो है 2/3 m r², और इससे भी 2022 में क्वेश्चन आ चुका है नीट में रेडियस ऑफ गायरेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, वो फेवरेट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जेई में क्या है कि टॉपिक को रिलेट कर करके पूछता है, क्योंकि वो क्वेश्चन कम पूछता है, तो 3-4 टॉपिक को एक साथ रिलेट करके एक क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, और नीट में क्या है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो वो छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, हर अलग अलग टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा सकता है। तो ये जो स्फेरिकल सेल है उसके बारे में समझ गए। अगर आपको सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में छोटू ये जो है ना मास पूरा अंदर भरा हुआ है, कोई भी खाली जगह नहीं है। अब मान लो इसका मास है m और रेडियस क्या है r है, तो इसका जो इनर्शिया होगा ना वो होगा 2/5 m r²। अब बताओ अगर हमको इसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछेगा तो क्या करेंगे, मास हटाएंगे
और जो बच रहा है उसको स्क्वायर के रूट अंडर रूट के अंदर यानी रूट के अंदर रखेंगे, यानी 2r² बाय 3, यानी r बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट 2/3 इंटू आर। और अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछेगा तो मास हटाएंगे और बाकी जो बच रहा है उसको स्क्वायर के अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना रहेगा तो मास को हटाएंगे, बाकी जो बच रहा है वो रूट के अंदर रखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर रखेंगे तो r क्या हो जाएगा, स्क्वायर है रूट है बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2/5 इंटू आर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो आपको यहाँ पे किसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, स्फेरिकल सेल का। तो स्फेरिकल सेल का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, अंडर रूट 2/3 आर हो जाएगा। अगर यहीं पे सॉलिड स्फीयर के बारे में पूछता तो आंसर कौन सा हो जाता, 2/5 अंडर रूट 2/5 आर हो जाता। समझ पा रहे हैं यहां तक या कंफ्यूजन? नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम what happens to an object's angular momentum when no external torques act on it। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके एंगुलर मोमेंटम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक साथ देखिए। लीनियर मोमेंटम में जो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है वो P इंटू एम वी है, और एंगुलर मोमेंटम में जो एंगुलर मोमेंटम निकालने का वो है I इंटू ओमेगा। तो अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते, नेट फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम में कोई चेंजेज नहीं होगा, यानी डेल पी यानी चेंज इन मोमेंटम भी जीरो रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और आप कोई टॉर्क नहीं लगाते हैं, टॉर्क क्या है, जीरो लगाते हैं, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम में अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वही रहेगा। जब तक आप उस पर टॉर्क नहीं लगाइएगा एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे आप फैन देख रहे होंगे, फैन तो देख ही रहे होंगे ना, फैन घूम रहा है तो ये फैन का स्पीड बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसमें नेट टॉर्क जीरो है। अब बोलोगे नेट टॉर्क कैसे जीरो है सर, इलेक्ट्रिसिटी तो ले रहा है ये, इसका मैग्नेट जो अंदर में वो फोर्स भी लगा रहा है, तो फिर टॉर्क क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट पे अगर टॉर्क लग रहा है तो जो एंटी क्लॉकवाइज में लगेगा वो पॉजिटिव होगा और जो क्लॉकवाइज में लगेगा वो होगा नेगेटिव। अगर मान लो कोई इधर टॉर्क लगा रहा है 10 न्यूटन मीटर और कोई इसके अपोजिट टॉर्क लगा दे 10 न्यूटन मीटर, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और जब नेट टॉर्क हो जाएगा जीरो तो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा? नहीं करेगा, या फिर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से रोटेट करता रहेगा, वो ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं यहां तक या कोई दिक्कत क्या? तो फैन के साथ वही हो रहा है, जितना टॉर्क इलेक्ट्रिसिटी लगा रहा है फैन को घुमाने के लिए, एयर पंखा को घूमने से रोक रहा है और वो उतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे रहा है, जिसके कारण नेट टॉर्क क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। और जब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा तो फैन का अब और भी ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगा, जितना बढ़ना है वो बढ़ चुका है। हवा के साथ एक अजीब कहानी है, हवा के साथ अजीब कहानी है। हवा को तुम जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करो, तुम हवा में जितना ज्यादा स्पीड से मूव करो, हवा तुमको उतना ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा। अगर हवा में तुम रेस्ट में रहो तो तुम्हारे ऊपर वो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगाएगा। तुम दौड़ना शुरू करो, रोकना शुरू कर देगा। समझ पा रहे हैं? तो ये एक सर्टेन लिमिट तक जाने के बाद एयर का जो फ्रिक्शन है वो हमारे फोर्स के बराबर अगर हो जाएगा, उसके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो फिर हम लोग और अपना ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यही कंडीशन हो रहा है टॉर्क में, तो सॉरी फैन में। फैन में जितना इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो टॉर्क लग रहा है उतना ही ऑपोजिट टॉर्क लग जा रहा है एयर के कारण, और नेट टॉर्क क्या हो जाता है?
जीरो। इसीलिए लगातार वो इलेक्ट्रिसिटी लेते रहता है, लेकिन कोई उसका एंगुलर स्पीड में इंक्रीजिंग नहीं होता है। समझ पा रहे हैं यहां तक? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का तो देख चुके थे, बी होगा। 25 का आंसर क्या होगा? अब ये देखते हैं 25 क्या है, जल्दी से बताइए। 25 में है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अभी बता चुके हैं कि जो सॉलिड स्फीयर होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। ठीक है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायामीटर। ठीक है, तो ये मान लो सॉलिड स्फीयर है, इसके डायमीटर पे, ये डायमीटर पे ये एक्सिस है, इसमें ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका इनर्शिया क्या होगा? 2/5 mr²। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है यहां तक? 26 अगर देखेंगे तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेरिकल सेल। अगर स्फेरिकल सेल है, यानी स्फेरिकल सेल क्या होता है? अंदर से खाली रहता है। और अगर अंदर से खाली है और मास m है, रेडियस r है, तो इसका इनर्शिया होता है 2/3 mr²। 2/3 mr²। समझ पा रहे हैं यहां तक? क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, तो अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ द नेट एक्सटर्नल, ध्यान दीजिए, कोई भी बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो एक फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है, नहीं तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में। समझ पा रहे हैं? और ये तब पॉसिबल है जब उस पर लगने वाला फोर्स, जब उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। अगर रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क जीरो होगा। क्या जीरो होगा? टॉर्क। और अगर ट्रांसलेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम में है तब फोर्स जीरो होगा। समझ पा रहे हैं? और अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, उसका वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों तरीके से अगर इक्विलिब्रियम में है, तब उस पर नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? 28 क्या है? 28 में व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थीन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to plane। 28 में ये कह रहा है, 28 में 28 में ये कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है और यहाँ पे एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलरली, तो इसका इनर्शिया क्या होगा? इसका इनर्शिया होता है mr²। अगर रिंग है तो इनर्शिया क्या होगा? mr²। लेकिन अगर यही डिस्क रहेगा, क्या रहेगा? डिस्क, सीडी डिस्क देखे हो ना, सीडी कैसेट, अगर ये अंदर से खाली नहीं पूरा भरा हुआ रहेगा, तो इस एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर है, तो इसका इनर्शिया होता है mr²/2। इसका इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। तो यहाँ पे हम लोगों को सर्कुलर रिंग का इनर्शिया पूछा है, और सर्कुलर रिंग का जो इनर्शिया होगा वो क्या होगा? mr²। तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 29 में क्या लिखता है? 29 में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय अ बैले डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। अगर कोई डांसर है और वो डांस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इसका जो ड्रेस होता है ना वो इस तरीके से चारों तरफ घूमता है। ठीक है, और ये इस एक्सिस पे रोटेट करता है। अगर डांसर रोटेट कर रही है तो उसका ड्रेस जो है वो चारों तरफ से घूमेगा। और ये अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो किस चीज को फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या डिफरेंस है वो समझिए। लीनियर मोमेंटम में P = mv होता है, यहाँ पे L = I/ओमेगा होता है। लीनियर मोमेंटम में अगर मास को चेंज करोगे, मास को घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और अगर आप मास बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी घट जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपका दोस्त साइकिल से जा रहा है,
उसका अपना मोमेंटम है, आप अचानक उसके साइकिल पे बैठ जाते हैं तो मास बढ़ जाता है, वेलोसिटी खुद ब खुद कम हो जाता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम बराबर रहना है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है तो अगर उसका इनर्सिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, और अगर इनर्सिया बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा। तो ये जो ड्रेस है अगर जितना दूर फैलते जाएगा तो रेडियस बढ़ते जाएगा ना, तो इनर्सिया क्या होता है m इंटू आर स्क्वायर। तो इनर्सिया बढ़ते जाएगा, ओमेगा घट सकता है, जैसे जैसे नजदीक आएगा ओमेगा बढ़ सकता है। तो ये बेसिकली किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखोगे तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ थिन रॉड of mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length। ये तो बता चुके हैं, अगर ये रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, तो इसका इनर्सिया क्या होगा, m l स्क्वायर बाय 12 होगा, m l स्क्वायर बाय 12, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहां तक या कंफ्यूजन? तो आज के क्लास में यहीं तक रहेगा।